दोस्तों आज की हमारी कहानी है करिश्मा और विष्णु के नाम। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। मैं पेशे से चोर या डाकू नहीं था, लेकिन मैं उस रात डाकू बन गया था और एक लड़की की जिंदगी भी खराब कर चुका था। जो कुछ भी हुआ था अचानक ही हुआ था। हम सब दोस्त मिलकर सिर्फ एक एडवेंचर करना चाहते थे और उसी एडवेंचर के चक्कर में हम डाकू बन चुके थे। लेकिन हमारा इरादा सिर्फ डाकू बनकर लोगों के घरों में घुसकर उन्हें थोड़ा सा डराना धमकाना और उनके किचन में मौजूद फ्रिज में से टेस्टी टेस्टी खाना खाने का था। इससे आगे हमारा कोई भी गलत इरादा नहीं था। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैं अपने होश खो बैठा था। बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, नागिन की तरह लहराती लंबी चोटी जो उसकी पतली कमर पर लहरा रही थी, दूधिया सफेद रंगत गुलाब की पंखुड़ी की तरह उसके नाजुक से होठ। उस लड़की को देखकर मुझे सबसे पहला ख्याल बचपन में पढ़ाई गई एक स्टोरी स्नो वाइट का आया था। मैंने स्नो वाइट के बारे में सुना था, लेकिन कभी उसे देखा नहीं था। अगर स्नो वाइट रियल में थी तो वो ऐसी ही दिखती होगी। कहते हैं कि कोई भी इंसान भरपूर नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। लेकिन उस लड़की के अंदर कोई भी कमी नहीं थी। मैं उसे देखकर अपनी नजरें जल्दी से हटा चुका था, क्योंकि मैं कोई लूज कैरेक्टर का इंसान नहीं था। और जैसा कि मैंने बताया, मैं उस घर में डाकू बनकर किसी गलत नियत से दाखिल नहीं हुआ था। ये हम सब दोस्त एक एडवेंचर के लिए कर रहे थे, लेकिन ये एडवेंचर मुझ पर बहुत महंगा पड़ चुका था। मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। वो रोती रही, सिसकती रही, मुझसे हाथ जोड़कर विनती करती रही कि मुझे छोड़ दो। मैं तो वैसे ही अपनी जिंदगी घुट घुट कर जी रही हूँ। मेरी तकलीफों को और मत बढ़ाओ। ये दाग लेकर मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझसे मेरे जीने का हक मत छीनो। लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतना पत्थर दिल हो गया था कि मुझे उसकी सिसकियां सुनाई नहीं दे रही थीं। होश तो मुझे तब आया जब वो लड़की पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और मैं फटी फटी आंखों से उसकी बर्बादी देख रहा था। जी चाहा कि मैं अपना सर दीवार में मारकर खुद को ख़त्म कर लूं। ये मैंने क्या कर दिया था। लेकिन शायद भगवान ने मुझे इस बात की सज़ा देनी थी कि पूरे 8 महीने बाद वो लड़की दोबारा मेरे सामने खड़ी थी, और जिस रूप में खड़ी थी मेरा दिल धड़कना भूल गया था। काश ये सब कुछ ना हुआ होता। मैं तो उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता था, क्योंकि अब वो लड़की तो मेरा नाम विष्णु है और मैं एक अच्छे खाते पीते घराने से संबंध रखता हूँ। पापा की मेन मार्केट में कपड़े की दुकान है, जो भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छी चलती है। पहले तो पापा ने ये कारोबार एक छोटी सी दुकान से शुरू किया था, लेकिन भगवान ने पापा को इस काम में तरक्की दी और ये काम दिनों दिन तरक्की करता चला गया। और फिर पापा ने आस पड़ोस की 2 दुकानों को मिलाकर अपनी दुकान को एक शोरूम टाइप का बना लिया था। और अब तो दुकान भगवान की कृपा से इतनी अच्छी चल रही थी कि हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हम 2 ही भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं थी। मैं सबसे छोटा हूँ और मुझसे बड़ा मेरा एक और भाई है जिसका नाम देवांश है। देवांश पैदाइशी तौर पर ही अब नॉर्मल पैदा हुआ था। उसके पैर पैदाइशी तौर पर ही खराब थे और वो बैसाखियों के सहारे बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। और उसके इतना चलने में भी मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था। मेरी माँ ने दिन रात एक कर दिए थे कि मेरा भाई किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, लेकिन वो पूरी तरह सेहतमंद तो नहीं हो पाया, लेकिन बैसाखियों के सहारे चलने लगा था। इसके बावजूद भी मेरे भाई का दिमाग भी अब नॉर्मल था। आम लोगों की तरह उसका दिमाग काम नहीं करता था, बल्कि अपनी उम्र से 10 साल छोटा ही था। और कभी कभी पता नहीं उसे क्या हो जाता कि उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगते थे। फिर उसे दिखाई नहीं देता कि उसके सामने कौन है, बस वो जानलेवा हमला भी कर देता। मेरे माँ बाप मेरे भाई को देखकर दिन रात कुढ़ते रहते थे, लेकिन भगवान की करनी में कौन हस्तक्षेप कर सकता है। भगवान का दिया तोहफा समझकर मेरे माँ बाप ने इसे दिल से स्वीकार कर लिया और मेरी माँ मेरे भाई की सेवा में दिलो जान से लग गई। मेरी माँ ने मेरे भाई के लिए कोई मेड नहीं रखी थी, बल्कि वो खुद ही मेरे भाई के सारे काम किया करती थीं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरे माँ बाप जितना टाइम देवांश को देते थे उतना टाइम मुझे नहीं देते थे, लेकिन फिर भी मुझे अपने माँ बाप से कोई गिला नहीं था, क्योंकि मैं उनके दर्द को समझ सकता था। माँ बाप के प्यार में मेरे लिए भी कोई कमी नहीं थी। मुझे भी वो बहुत चाहते थे। हम एक छोटे से शहर से बिलोंग करते थे और मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब डॉक्टर बनूं, और इसीलिए पापा ने मुझे दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था।
पापा ने मुझे यहाँ पर एक फ्लैट किराए पर लेकर दिया हुआ था और यहीं पर रहकर मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। मेरा एमबीए का सेकेंड ईयर चल रहा था। मैं काफ़ी शौक चंचल टाइप का लड़का था। मेरा फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा था और सब लोगों की मस्तियों का ठिकाना मेरा फ्लैट ही हुआ करता था, क्योंकि मैं ही एक ऐसा इकलौता इंसान था कि जिसके माँ बाप उसके साथ नहीं रहते थे और मेरे दोस्त धड़ल्ले से बिना झिझक मेरे फ्लैट पर आकर खूब मस्तियाँ किया करते थे। उस रात भी मेरे एक दोस्त का बर्थडे था और हमने वो मेरे फ्लैट पर ही सेलिब्रेट किया था। रात के 1 बजे तक हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और इस सेलिब्रेशन में हमें ये होश ही नहीं रहा कि हम लोगों ने खाना भी ऑर्डर करना था। केक तो हम लोग मंगा चुके थे, लेकिन केक से पेट नहीं भरता। पेट में चूहे दौड़े तो भूख का एहसास हुआ था। वैसे सरला मौसी सुबह आया करती थीं, सुबह का नाश्ता देकर फिर वो शाम को खाना बनाने आया करती थीं। दोपहर का खाना मैं कैंटीन से खाया करता था, लेकिन आज मैंने सरला मौसी को मना कर दिया कि आज मेरे दोस्त का बर्थडे है तो आज हम खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे, और इसीलिए आज सरला मौसी नहीं आई थीं। लेकिन हमारे दिमाग से तो बिल्कुल ही निकल गया था। हम 3 दोस्त थे और अब भूख के मारे बेहाल हो रहे थे और किचन में जाकर कुछ भी बनाने का हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था। रात का 1 बज चुका था और इस समय खाना मिलना मुश्किल था। और फिर हम लोगों के शैतानी दिमाग में शैतानी कीड़ा कुलबुलाने लगा। हमने सोचा चलो आज एडवेंचर का एडवेंचर हो जाएगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। हम सब का इरादा चोर बनकर किसी के घर में घुसने का था और उन लोगों को डरा धमकाकर उनके फ्रिज से खाना निकाल कर अपनी पेट पूजा करनी थी, और इस इरादे से हम फ्लैट के नीचे उतर आए थे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि हमारी एक छोटी सी गलती किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली थी। जिस जगह हम रहते थे ये बहुत ही पॉश एरिया था। ज़्यादातर यहाँ पर फ्लैट और अपार्टमेंट ही बने हुए थे और फिर यहाँ आसपास ही रिस्क लेना भी नहीं चाहता था। इसलिए हमने कार की चाबी उठाई और कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर के एरिया में निकल आए। ये एक मिडिल क्लास एरिया था। घर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बने थे। ज़्यादातर मकान 1 मंजिल या 2 मंजिल ही बने हुए थे। इधर उधर घूमते हुए हमें एक मकान नज़र आया जिसकी दीवार एक तरफ से थोड़ी सी छोटी थी। शायद ये घर का आंगन था और आंगन की ही दीवार थोड़ी छोटी थी। यहाँ से कूदकर हम अंदर आसानी से जा सकते थे। मेरा एक दोस्त राहुल कहने लगा, यार चल इसी घर में घुसते हैं, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, खाने को कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा और हमारा एडवेंचर का एडवेंचर हो जाएगा और पुनीत का बर्थडे हमेशा याद रखा जाएगा। इस बात पर हम सब दोस्त खिलखिलाकर हंस दिए थे। घर में छलांग सबसे पहले राहुल ने ही लगाई थी, उसके बाद पुनीत और उसके बाद मैं भी घर में उतर चुका था। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। रात के लगभग 2 बजे थे और जाहिर सी बात है इस समय कोई नहीं जागता। हमने अंधेरे में ही अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दी थीं। हम किचन की तलाश में थे क्योंकि खाना हमें वहीं मिलना था और एक कोने पर हमें किचन नज़र आ गया था। दबे पांव हम किचन की तरफ बढ़ने लगे थे। मैं सबसे आगे था, लेकिन इससे पहले हम किचन के अंदर दाखिल होते किचन के अंदर से हमें कुछ खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि किचन की लाइट बंद थी। क्या हमसे पहले भी घर में कोई चोर घुस आया था? ये सोच कर ही हम सब दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए थे। हम तो बस मजबूरी में चोर बने थे, वरना चोरों से हमें बड़ा ही डर लगता था, क्योंकि उन लोगों के पास हथियार होते हैं और ये किसी को भी नुकसान पहुंचाने से परहेज नहीं करते। मैंने धीरे से अपने दोस्तों से कहा, यार जान प्यारी है तो अभी के अभी यहाँ से निकल लो, मुझे लगता है अंदर किचन में चोर बैठे हैं। लेकिन भूख की आग ऐसी थी कि कुछ भी करने पर मजबूर कर रही थी। मेरे दोस्त कहने लगे, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूर अंदर कोई चूहा वगैरह होगा, हम अपना काम करके यहाँ से निकल लेते हैं। और फिर हम जैसे ही किचन में दाखिल हुए और राहुल ने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की तो सामने जो देखा हम दंग रह गए थे। वाकई किचन में एक चोर था, लेकिन चोर इतना प्यारा भी होता है कभी सोचा नहीं था, क्योंकि सामने एक लड़की थी और चोरी छुपे बड़ी जल्दबाजी में खाना खा रही थी। शायद वो भी हमारी तरह खाने की ही चोर थी और इस वक्त खाना चुरा कर खा रही थी। हम सब लोगों को अपने सामने देखकर उस लड़की के होश उड़ गए थे। प्लेट उसके हाथ से छूटते छूटते बची थी। इससे पहले कि वो चीख मारती, मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसका मुंह दबा दिया था। मैंने कहा, देखो तुम जो कोई भी हो चीखना मत, वरना हमारे साथ साथ तुम भी पकड़ी जाओगी। आखिर तुम भी तो यहाँ खाना चोरी कर रही हो ना, और हम भी तो इसी इरादे से आए हैं। वो लड़की अपनी गर्दन नामे हिलाकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। राहुल ने कहा, यार उसका मुंह तो छोड़ो, वो कुछ कहना चाहती है।
जैसे ही मैंने उसका मुंह छोड़ा वो कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, जो तुम यहाँ करने आई हो वही हम करने आए हैं, यानी कि चोरी। ये सुनते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई थीं। डर के मारे वो कांपने लगी थी। मैंने वहीं सेल पर रखा चाकू उठाया और उस लड़की को डराने वाले अंदाज में कहा, देखो, चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाओ और हमें अपना काम करने दो। वो लड़की डर के मारे दीवार से चिपक गई थी और राहुल इतनी देर में फ्रिज खोल चुका था। उसमें दाल चावल रखे थे, कैसरोल में कुछ चपातियाँ भी थीं, एक बाउल में मटर पनीर की सब्जी भी रखी हुई थी। पुनीत और राहुल तो खाने पर टूट पड़े थे और मुझे भी खाने की ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन मुझे उस लड़की का डर था कि कहीं वो चीखने ना लगे या फिर मौका देखकर किचन से फरार ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता तो हम सब पकड़े जाते। लेकिन पेट की आग भी शांत करनी थी, इसीलिए मैंने अपनी प्लेट में खाना डाला और किचन के गेट पर खड़ा होकर जल्दी जल्दी खाने लगा। वो लड़की अब हैरत से हम सबको देख रही थी, लेकिन शायद हम लोगों की किस्मत ही ख़राब थी कि एक चूहा पता नहीं कहाँ से आ गया और उस लड़की के पैर पर चढ़ गया। और फिर उस लड़की की जो दिल दहला देने वाली चीख निकली थी, शायद पूरा घर हिल गया था। हम लोगों के हाथों से भी प्लेट छूटकर गिर चुकी थीं, क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला था अब हमारे सामने था। मैंने जल्दी से पुनीत और राहुल से कहा कि यार जल्दी से निकलते हैं, इससे पहले कि घर वाले हम तक पहुँचे हमें बाहर निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम बाहर निकलते, अंदर कमरे से एक आदमी भागता हुआ बाहर आया था, जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में था। कहने लगा, करिश्मा करिश्मा क्या हुआ, तुम इतनी रात गए चीख क्यों रही हो? और जैसे ही उसकी नज़र हम पर पड़ी थी, वो अपनी जगह जम सा गया था और हम भी अब भागने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि हमने जहाँ से भागना था वो आदमी वहीं पर खड़ा था। हम कोई पेशेवर चोर या डाकू नहीं थे जो उस आदमी को डरा धमकाकर या फिर अपने ताकत के बल पर यहाँ से निकल जाते। धीरे धीरे घर के लोग जमा होना शुरू हो गए थे। कमरे से एक भारी भरकम औरत निकल कर आई, फिर उसके बाद कमरे से एक जवान लड़की निकल कर आई थी और फिर उसके पीछे थोड़ी देर बाद एक लड़का भी आया था। धीरे धीरे घर के लोग जमा हो गए और सबसे आखिर में एक बूढ़ी औरत निकल कर आई थी, जो सबसे ज़्यादा डरी हुई थी। कह रही थी, मेरी करिश्मा को क्या हुआ, मेरी बच्ची को क्या हुआ, कोई मुझे तो बताओ, मेरी बच्ची इतनी ज़ोर से क्यों चीखी है। अब हम लोगों के फरार की कोई राह नहीं थी। हालांकि वो लोग भी हम लोगों को देखकर डर चुके थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हम कोई चोर या डाकू नहीं थे, बल्कि आम से उन लोगों जैसे ही लोग हैं, और हमारे पास तो हथियार भी नहीं थे। मेरा दिल अब सच में पहली बार डर के मारे धड़कने लगा था। अगर मैं पकड़ा जाता और ये लोग पुलिस में दे देते तो मेरा तो करियर ही चौपट हो जाता। मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीतती। एक जरा सी गलती से मेरा फ्यूचर ख़त्म हो सकता था। और फिर मेरे दिमाग ने जल्दी से काम करना शुरू कर दिया। वो लड़की जिसका नाम शायद करिश्मा था, वो भी कांपती हुई किचन से निकल चुकी थी, और इससे पहले कि वो अपने परिवार वालों के पास भाग कर जाती, मैंने उसे पीछे से दबोच लिया था। मैंने हाथ बढ़ाकर किचन के सेल पर से वही छुरी उठा ली जो इससे पहले मैं उस लड़की को दिखाकर डरा रहा था। मैंने वो छुरी उस लड़की की गर्दन पर रख दी। मैंने कहा, अगर किसी ने भी हरकत करने की कोशिश की तो मैं इस लड़की की गर्दन। पुनीत और राहुल मुझे हैरत से देख रहे थे। मैं इस वक्त सच में कोई चोर या डाकू लग रहा था। हालांकि मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। मैं पसीना पसीना हो चुका था। वो लड़की भी डर के मारे कांपने लगी थी। उसका कांपता हुआ बदन मैं अपने हाथों में महसूस कर सकता था। सब लोग जहाँ थे वहीं की वहीं थमकर रह गए थे। वो मोटी सी औरत कहने लगी, देखा ना आपने, आपकी भतीजी ने क्या गुल खिलाया है। पहले अपने आशिकों को घर में बुलाया और अब उन्हीं के साथ मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रही है। मैं तो पहले ही कहती थी इस लड़की के लक्षण अच्छे नहीं हैं, इसे घर से चलता करो। लेकिन तुम्हारी आंखों पर ही अपनी भतीजी के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई थी। जबकि वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची करिश्मा ऐसी नहीं हो सकती। मेरी बच्ची तो बहुत ही नेक और शरीफ बच्ची है, उसके ऊपर लांछन मत लगाओ। लेकिन हमें इन घरेलू मसलों से कोई लेना देना नहीं था। हमने तो बस यहाँ से निकलना था। मैं उस लड़की को लिए लिए मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा था। पुनीत और राहुल भी मेरे साथ साथ थे। राहुल ने आगे बढ़कर मेन गेट का दरवाज़ा खोल दिया और मैं उस लड़की को लिए लिए बाहर मेन गेट तक चला आया था। सब घर वाले हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, बल्कि कह रहे थे, देखो लड़की को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुझे पता था जैसे ही मैं लड़की को छोड़ूंगा ये सब घर वाले हमें दबोच कर पकड़ लेंगे और फिर हमारा जो हाल होने वाला था हम उसे सोच कर ही कांप उठे थे।
मैं उस लड़की को लेकर पिछली सीट पर बैठ चुका था और मेरे साथ ही पुनीत भी बैठ गया था। राहुल ड्राइविंग करने लगा था और फिर कुछ ही देर में हम अपनी गाड़ी मेन रोड पर भगा रहे थे। पीछे से वो लोग चिल्लाते रह गए थे, लेकिन हमें खुशी इस बात की थी कि हम सही सलामत बच निकले थे और अब अपने बच जाने पर जोर जोर से कह कहे लगा रहे थे कि तभी मेरा ध्यान रोती सिसकती उस लड़की पर पड़ा था और तब मुझे होश आया कि ये लड़की भी तो हमारे साथ है। अब आखिर इसका क्या करना था। हम उस लड़की के घर से काफ़ी दूर निकल आए थे। मैंने कहा, यार राहुल, अब इस लड़की का क्या करें। राहुल कहने लगा, यार इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, हमारा काम तो निकल गया, अब हमने क्या करना है, ये लड़की कहीं भी जाए। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था। मैंने कहा, राहुल तू पागल हो गया है, हम कैसे रात के 3 बजे इस लड़की को यूं सड़क पर बेसहारा छोड़ सकते हैं। अगर इसे कुछ हो गया तो हम कभी खुद से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। कहने लगा, लेकिन यार हम इसका कर भी क्या सकते हैं, इसको वापस इसके घर छोड़ने जाएं तब भी हमारे लिए ख़तरा है। वो लड़की अब भी रो रही थी और मैं उसके रोने से डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि उसके रोने की वजह से मैं अपना दिमाग नहीं चला पा रहा था। मैंने कहा, यार तुम चुप होकर बैठो, मुझे कुछ सोचने तो दो। रोने की वजह से उस लड़की की आंखें लाल अंगारा हो रही थीं, गाल भी लाल टमाटर हो रहे थे। मैंने टिश्यू पेपर उसको दी और मैंने कहा, देखो चुप होकर बैठो, नहीं तो यहीं गाड़ी से नीचे धक्का दे दूंगा। उसके रोने में कुछ कमी तो आई थी, लेकिन वो पूरी तरह चुप होकर नहीं बैठी थी। फिलहाल तो मेरे दिमाग में कोई भी बात नहीं आ रही थी। हम उस लड़की को अपने साथ फ्लैट पर ही ले आए थे। कहने लगी, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो, देखो प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी गलत मत करना। शायद हम 3 जवान लड़कों के साथ वो लड़की अकेले फ्लैट में खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी और ये सिचुएशन भी ऐसी थी कि उसे खुद को कंफर्टेबल फील करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि एक जवान खूबसूरत लड़की और फिर 3 जवान मर्द, किसी भी समय कुछ भी हो सकता था। लेकिन शायद हमारी जगह कोई और मर्द होता तो ये सब कुछ ज़रूर हो जाता, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं थे। मैं एक अच्छी पढ़ी लिखी और सभ्य फैमिली से बिलोंग करता था और मेरे दोस्त भी कोई लूज कैरेक्टर नहीं थे। हम भले ही कितनी ही मौज मस्तियाँ करते थे, लेकिन कभी लड़कीबाजी नहीं की थी। मैंने उस लड़की को पानी पिलाया, उसे तसल्ली दी कि देखो रोना बंद करो, हम तुम्हारी इज्जत पर आँच भी नहीं आने देंगे। हमने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया था। अगर हम तुम्हें अपनी ढाल बनाकर न लाते तो हम पकड़े जाते और पुलिस के हवाले कर दिए जाते, हमारा तो करियर ही चौपट हो जाता। देखो तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। वो लड़की जख्मी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। कहने लगी, मुझे घर छोड़ने की बजाय मुझे किसी गंदे नाले में फेंक देना या फिर मेरा गला दबाकर मुझे जान से मार देना और कहीं जंगल में फेंक देना, लेकिन मुझे मेरे घर वापस छोड़ने मत जाना। मैं उसकी आंखों में बहते हुए आंसुओं को देख रहा था। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, आखिर तुम अपने घर जाना क्यों नहीं चाहती, तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए। वो लड़की कहने लगी कि तुम मुझे जिस तरह घर से लेकर आए हो, अब उसके बाद मेरे घर वाले मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा, देखो हमने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम अब भी वैसे ही पवित्र हो जैसे घर से आई थी। वो जख्मी सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, ये कलंक भी कम नहीं होता कि एक लड़की पूरी रात किसी गैर मर्द के साथ रहे, और वो भी ऐसी लड़की जो अनाथ हो और पहले से ही सबकी नफरतों का और शक का निशाना रही हो। मेरे लिए उस घर में अब कोई भी जगह नहीं बची है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे तसल्ली देना चाहता था, लेकिन किस हक से और किस रिश्ते से उसे तसल्ली देता। हालांकि मुझे भी बुरा लग रहा था कि हमने उस लड़की के साथ गलत किया। खैर, उसे चुप कराने के बाद मैं और पुनीत और राहुल दूसरे कमरे में जाकर सो गए थे। सुबह जैसे तैसे 6 बजे मेरी आँख खुली थी। मैंने जल्दी से पुनीत और राहुल को उठाया। मैंने कहा, यार उस लड़की का भी तो कुछ करना है, जल्दी उठो। और फिर अगले ही पल हम उस लड़की को गाड़ी में बिठाकर उसके घर की ओर जा रहे थे। वो लड़की अब भी रो रही थी। मैंने कहा, देखो रो मत, हम तुम्हारे घर वालों से भी बात कर लेंगे। वो कहने लगी, कोई भी फ़ायदा नहीं है, जो कुछ होना था वो हो चुका है। उसके घर से कुछ ही दूरी पर वो लड़की उतर गई थी। हम उसे दूर जाता देखते रहे और जब वो लड़की अपनी गली में मुड़ गई तो हम वापस अपनी गाड़ी भगा लाए थे। लेकिन मुझे अब भी उस लड़की के लिए अफसोस हो रहा था कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, पता नहीं उसकी कहानी क्या थी कि वो लड़की अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उसके बाद हमारे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे और हम सब कुछ भूल भाल कर अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे थे।
लेकिन यह हादसा मेरे दिमाग पर छप सा गया था। बार बार उस लड़की की वो रोई रोई और सूजी सूजी सी आंखें मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगती थीं। उसके कांपते लब मेरे दिल में शोर मचाने लगते थे कि जब उसने अपने कांपते लबों से कहा था, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़कर मत आओ, मुझे किसी गंदे नाले में मार कर फेंक दो, तो मैं एकदम से बेचैन हो जाता। कितना दर्द भरा था उसके इन शब्दों में। और फिर अचानक ही मेरे दिल ने एक फैसला कर डाला कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा और उसे एक इज्जत सम्मान की ज़िंदगी दूंगा। दिन अपनी रफ्तार से बीत रहे थे और हम फाइनल ईयर में भी पहुंच चुके थे। मैंने अपनी माँ से फ़ोन करके कहा कि माँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मंगनी कर दें। मेरे इस तरह अचानक सवाल पर मेरी माँ दंग रह गई थी। कहने लगी, विष्णु ये क्या कह रहा है तू? पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, अपने करियर पर ध्यान दे, ये शादी वादी के चक्कर में बाद में पढ़ना। मैंने कहा, माँ लेकिन मैं सिर्फ मंगनी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक लड़की को पसंद करने लगा हूँ और मैं नहीं चाहता कि पढ़ाई और करियर के चक्कर में उस लड़की की शादी कहीं और हो जाए। मेरी बात पर मेरी माँ राजी हो गई थी, लेकिन फिर कहने लगी, अच्छा चल ठीक है, वैसे देवांश के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया है। मैं सोचती हूँ देवांश की शादी और तेरी मंगनी एक ही साथ कर देती हूँ। तू मुझे उस लड़की का पता दे दे, मैं उस लड़की से भी मिल लूँगी। देवांश भाई की शादी का सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। मैंने कहा, लेकिन माँ आप देवांश भाई की शादी कैसे कर सकती हैं? मेरी बात सुनकर माँ नाराज़ हो गई। कहने लगी, क्यों नहीं कर सकती मैं अपने देवांश की शादी? आखिर उसका भी खुशियों पर हक है। मैंने कहा, लेकिन माँ किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का क्या फ़ायदा? आपको पता है ना देवांश भाई की हालत के बारे में, वो कभी भी अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाएंगे। माँ कहने लगी, वो खुश क्यों रखेगा? उसकी पत्नी को मैं खुश रखूँगी, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। लड़की अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, बहुत ही दुखों की मारी हुई लड़की है और ऐसे में जब वो मेरे घर मेरी बहू बनकर आएगी तो उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और लड़की की तो खुशकिस्मती है कि वो अपनी दुखों से भरी ज़िंदगी से उठकर एक अच्छी खुशियों भरी ज़िंदगी जी सकेगी। मैंने कहा, लेकिन माँ औरत के कुछ अपने भी सपने और जज्बात होते हैं और ये सपने और जज्बात सिर्फ और सिर्फ उसका पति ही पूरे कर सकता है। लेकिन देवांश भाई इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी औरत को खुश रख सकें। मेरी बात का मतलब समझकर मेरी माँ कुछ देर के लिए चुप हो गई थी। फिर शायद खुद को और मुझे बहलाते हुए कहने लगी, लेकिन विष्णु डॉक्टर ने विश्वास दिलाया है कि देवांश जल्दी ही ठीक हो सकता है। और मैं सिर्फ एक गहरी सांस लेकर रह गया था क्योंकि मुझे पता था देवांश भाई कभी भी सही नहीं होंगे। फिर मैंने कह दिया कि माँ पहले आप देवांश भाई की शादी करें, मेरी मंगनी आप बाद में कर देना। सच तो ये था कि देवांश भाई की शादी का सुनकर मेरा दिल बुझ गया था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि देवांश भाई की शादी किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए हो जाए। 8 दिन बाद ही माँ ने खबर सुना दी कि रिश्ता पक्का हो गया है और 3 दिन बाद ही देवांश भाई की उस लड़की के साथ सादगी से शादी है। मेरी माँ कहने लगी, एक दिन की छुट्टी लेकर घर आ जा, क्योंकि भले ही शादी सादगी से हो रही है लेकिन तेरा होना भी ज़रूरी है। खैर मैं 3 दिन की छुट्टियों पर घर चला आया था और बहुत ही सादगी से देवांश भाई की शादी उस लड़की से हो गई थी। देवांश भाई तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा जग जीत लिया हो। जोर जोर से तालियां बजाते हुए कह रहे थे, मुझे नई दुल्हन मिली है, मुझे नई दुल्हन मिली है। शादी बहुत ही सादगी से हुई थी। मम्मी पापा देवांश भाई ही लड़की को विदा कराकर ले आए थे। मैंने अब तक लड़की का चेहरा भी नहीं देखा था। हाँ, हमारे घर में काफ़ी रिश्तेदार मौजूद थे और अब दुल्हन के साथ खूब हंसी मजाक और रस्में चल रही थीं। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये ख्वाहिश हुई कि मैं उस लड़की को देखूं जिसकी ज़िंदगी मेरी माँ ने बर्बाद कर दी है। और मैं चुपचाप उस जगह चला आया जहाँ दुल्हन को बिठाया गया था। उस लड़की की मेरी तरफ से पीठ थी और शायद मेरी माँ और रिश्तेदार औरतें उसके साथ कोई रस्म कर रही थीं। और जब मैं घूमकर उस लड़की के सामने आया तो मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था। वही सुरमई आँखें, वही होंठ और वही दूधिया सफ़ेद रंगत, वही चेहरे पर फैली उदासी जो मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे उस रात हम अपनी ढाल बनाकर लाए थे और जिसका नाम शायद करिश्मा था, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उसे करिश्मा नाम लेकर ही बुला रही थी। मैं तो कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं रहा था। एक ही पल में मुझे पूरा घर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। ये क्या हो गया था? मेरी माँ मुझे देखकर मुस्कुराई, कहने लगी, अरे विष्णु, यहाँ क्या खड़ा है? इधर आओ, अपनी भाभी से तो मिलो। देखो तो सही कैसा चांद का टुकड़ा है तेरी भाभी।
माँ के बुलाने पर करिश्मा ने भी मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा था और शायद जो हालत मेरी थी वही हालत उसकी भी थी। वो भी मुझे पहचान चुकी थी। उसकी आंखों से 2 आंसू फिसले थे और उसके गालों पर लुढ़क आए थे, जिसे उसने अपने दुपट्टे के कोने से साफ कर लिया था। मैं उल्टे कदमों घर से बाहर निकल आया था। जिंदगी ने ये कैसा खेल मेरे साथ खेला था। मैं रोना चाहता था, चीखें मार मार कर रोना चाहता था। मैं तो उस लड़की के सपने अपनी आंखों में सजाने लगा था, उसके साथ की गई गलती की भरपाई करना चाहता था। लेकिन क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ था? पूरे 3 घंटे तक मैं सड़कों पर बेवजह गाड़ी दौड़ाता रहा। रात के 3 बजे मैं घर में दाखिल हुआ था और 3 घंटे में मैं खुद को इतना समझा चुका था कि जो होना था वो हो चुका है। अब करिश्मा मेरी भाभी है, मुझे उसे अपने दिल से निकालना ही होगा। मैं अभी अपने कमरे में जाने ही वाला था कि मुझे देवांश भाई के कमरे से करिश्मा के जोर से चीखने की आवाज़ आई थी। मैं जल्दी से भागता हुआ देवांश भाई के कमरे के पास पहुंच चुका था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया था। दरवाज़ा खोलने वाली करिश्मा ही थी। वो रो रही थी और अपना हाथ पकड़े खड़ी थी। मेरी नज़र जब उसके हाथ की तरफ गई तो मैं दंग रह गया था। उसकी कलाई से खून रिस रहा था और उस पर दांतों के निशान थे। इतनी देर में मेरी माँ भी आ चुकी थी। करिश्मा रोती हुई मेरी माँ के गले लग चुकी थी, जबकि देवांश बच्चों की तरह मुंह बिसूरते हुए जिद कर रहा था कि माँ, नई दुल्हन गंदी है, बहुत रोती है, मेरे पास नहीं आती और इसीलिए मैंने इसके हाथ में काट लिया है। देखना, अब ये नहीं रोएगी और मुझसे दूर भी नहीं भागेगी, और अगर मुझसे दूर भागेगी तो मैं इसके सर पर एक मोटा डंडा मार दूंगा, फिर इसके सर से भी खून बहने लगेगा। करिश्मा को माँ ने अपने कमरे में भेजने के बाद देवांश को समझाना शुरू कर दिया कि बेटा देवांश, वो आपकी दुल्हन है, अपनी दुल्हन को कोई ऐसे चोट नहीं पहुंचाता। आप उसके साथ प्यार से बात करो, फिर वो भी आपसे प्यार से बात करेगी, जैसा मैं आपसे प्यार से बात करती हूँ। फिर आप भी तो मुझसे प्यार से बात करते हो, बिल्कुल ऐसे ही। माँ देवांश को समझा रही थी और मैं दुखी मन से अपने कमरे में आ गया था। मुझे पता था कि देवांश के साथ करिश्मा कभी भी खुश नहीं रह सकती। देवांश ऐसा ही था, एकदम जंगली। अगर उसके हाथ में कोई भी चीज़ आ जाती तो वो उठाकर मार देता था। सिर्फ उसे मेरी माँ ही कंट्रोल कर सकती थी। शादी का 3रा दिन था और मेरी आज छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली थीं, इसीलिए मैं वापस जाने वाला था। शाम को ही जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार करिश्मा से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। और ये मौका मुझे उस समय मिला जब करिश्मा किचन में अकेली थी और शायद चाय बना रही थी। मैं चुपके से किचन में चला आया। मुझे देखकर वो एकदम से हड़बड़ा गई थी। मैंने कहा, देखो, इस तरह डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो कुछ नहीं बोली थी, बस चुपचाप सर झुकाए बेवजह चाय में चम्मच चलाने लगी। मैंने कहा कि मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ये शादी के लिए हाँ क्यों कहा था, जबकि आपको पहले से पता था कि लड़का पागल है। मेरी बात सुनकर उसने अचानक ही मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा था और उसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि मैं नज़र चुराने पर मजबूर हो गया था। वो उन्हीं दर्द भरे शब्दों में कहने लगी, वो लड़की जो 3 लड़कों के साथ मुंह काला कर चुकी हो और जिसके सर पर उसके अपने माँ बाप का साया भी ना हो, तो उस लड़की की शादी ऐसे ही लड़कों से की जाती है। मेरी अपनी कोई भी मर्जी नहीं थी, बस चाचा चाची ने मुझे जिस खूंटे से बांधा मैं उस खूंटे से बंध गई, क्योंकि मैं तो पहले ही कलंकित हो चुकी थी। और उसकी बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। यानी कि मेरे किए की सज़ा करिश्मा भुगत रही थी। अगर उस रात उसकी इज्जत पर दाग न लगा होता तो शायद आज उसकी शादी देवांश से न हुई होती। वो रोते हुए कहने लगी कि उस रात तुमने मुझे मेरे घर के बाहर उतार दिया था और मैं जैसे तैसे अपने घर में दाखिल हुई थी, लेकिन घर में दाखिल होते ही मेरे घर वाले मुझ पर टूट पड़े थे। मेरी चाची ने मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया था और कहने लगी, बदचलन लड़की, जहाँ से मुंह काला करके आई है वहीं वापस लौट जा। तेरे जैसी लड़कियों का हमारे घर में कोई काम नहीं है, तेरी वजह से हमारे घर का माहौल ख़राब होगा। मैं अपनी चाची को विश्वास दिलाती रही कि मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन मेरा विश्वास करने वाला कोई नहीं था। चाची ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो लड़के पहले से ही तेरे यार थे और तेरे बुलाने पर ही घर में दाखिल हुए थे। मेरा किसी ने भी विश्वास नहीं किया था। मेरी चाची ने तो पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी थी कि मैं अपने आशिक के साथ घर से फरार हो गई हूँ। शायद उन्हें लगा था कि मैं वापस लौट कर भी नहीं आऊँगी, इसलिए उन्होंने मेरी इज्जत ख़राब करने के लिए और अपने आप को
सबसे बचाने के लिए मोहल्ले में ये बात फैला दी थी। लेकिन अब जबकि मैं वापस आ गई थी तो अब वो मुझे मजबूरन घर में रखने पर राजी तो थीं, लेकिन मोहल्ले वाले अब बातें बनाने लगे थे। उन्होंने चाचा चाची का जीना हराम कर रखा था और लोगों के तानों से बचने के लिए चाचा ने वो मकान छोड़ दिया और हम दूसरे दादी के पुराने मकान में आ गए। और फिर मेरे लिए बुरे से बुरा रिश्ता देखा जाने लगा। एक रिश्ता आया जो एक 60 साल के बूढ़े आदमी का था, लेकिन मेरी दादी ने रो धोकर जैसे तैसे उस रिश्ते को मना करवा पाया था। और फिर अगला रिश्ता आपके भाई देवांश का था। इस बार दादी को नहीं बताया गया था कि लड़का पागल है, लेकिन मुझे बता दिया गया था और कहा था अगर तुमने मना करने की कोशिश की या अपनी दादी को बताने की कोशिश की तो रात के अंधेरे में तुम्हें और तुम्हारी दादी को धक्के देकर इस घर से निकाल दिया जाएगा। मैं अपनी दादी को इस उम्र में बेघर करना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप शादी के लिए राजी हो गई। और अब जैसे भी गुजारनी है मुझे ज़िंदगी देवांश के साथ ही गुजारनी है। ये कहते कहते करिश्मा फूट फूट कर रोने लगी थी और मैं दिल पर भारी बोझ लिए अपने फ्लैट पर लौट आया था। राहुल और पुनीत को भी इस बारे में पता चला तो वो भी बहुत उदास हुए थे। कहने लगे यार ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने करिश्मा को अपने दिल से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी वो उदासी भरी आंखें मेरे दिलो दिमाग पर जैसे एक छाप सी छोड़ गई थीं। मैं रातों को उठ उठ कर बैठ जाया करता था। करिश्मा की मोहब्बत मेरे दिल से निकल ही नहीं रही थी। हालांकि खुद को लाख समझाने की कोशिश करता कि अब वो रिश्ते में मेरी भाभी लगती है, लेकिन इस दिल का क्या करता जिसमें सिर्फ और सिर्फ करिश्मा की मोहब्बत का सूरज जगमगा रहा था। देवांश भाई और करिश्मा की शादी को 4 महीने गुजर चुके थे और इन 4 महीनों में मैं एक बार भी घर नहीं गया था, क्योंकि मैं दोबारा से करिश्मा को देखकर टूटकर बिखरना नहीं चाहता था। मेरी माँ फ़ोन कर कर के थक चुकी थीं, लेकिन मैं उनसे भी मिलने नहीं गया था। और जब एक दिन माँ ने फ़ोन करके बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है तो मजबूरी में मुझे माँ की वजह से घर जाना पड़ा। और करिश्मा को देखकर मेरे दिल ने एक बार फिर से शोर मचाया था। मैं उसकी हालत देखकर दंग रह गया था। फूलों सा चेहरा मुरझा गया था, उसके चेहरे पर कहीं कहीं जख्मों के निशान भी थे और शायद ये देवांश भाई की देन थे। मैं शिकायत भरी नज़रों से माँ की तरफ देखने लगा तो मेरी माँ भी मुझसे नज़रें चुरा गई थीं। करिश्मा के जाने के बाद मैंने अपनी माँ से शिकायत कर ही दी कि माँ, आपने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ भी अब पछता रही थीं। कहने लगी विष्णु, मुझे नहीं पता था कि देवांश पहले से और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। शादी के बाद वो और भी ज़्यादा पागलपन पर उतर आया है। करिश्मा पर हाथ उठाता है, उसे मारता पीटता है, उस पर चीखता चिल्लाता है और बेचारी बच्ची अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकालती। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद कम से कम उसकी दिमागी हालत तो सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ को हल्का फुल्का मौसमी बुखार था और अब वो दवा खाकर आराम कर रही थी। मैं घर में ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं करिश्मा का सामना करना नहीं चाहता था और यूं ही गाड़ी की चाबी उठाकर बेवजह सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने लगा। आज दिलो दिमाग में कुछ ज़्यादा ही जंग छिड़ी हुई थी। रह रहकर करिश्मा का ख्याल मुझे तंग कर रहा था। अब तक मैं करिश्मा की मोहब्बत को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाया था। खुद को सुकून देने के लिए मैंने खूब जी भर के शराब पी थी और पूरी तरह नशे में धुत हो गया था। यहाँ तक कि मुझे गाड़ी भी चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैं घर पहुँच चुका था। रात का 1 बज रहा था। दरवाज़ा करिश्मा ने ही खोला था। मैं लड़खड़ाते हुए अंदर घर में दाखिल हुआ। मेरी हालत देखकर वो परेशान हो गई थी। कहने लगी विष्णु, आपने ड्रिंक की है? मैंने लाल लाल आंखों से उसकी तरफ देखा था और अचानक ही मैं उसके कंधे से पकड़कर उसे जोर जोर से झंझोड़ने लगा। मैंने कहा, क्यों मेरे दिल और दिमाग से निकल नहीं जाती? क्यों मेरे सामने आकर बार बार खड़ी हो जाती हो? भूल जाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, मुझे चैन से मेरी ज़िंदगी जीने दो। मैं शायद इसे करिश्मा का ख्याल समझ रहा था, क्योंकि हर वक्त वो मेरे ख्यालों में आती रहती थी, लेकिन इस वक्त वो सच में मेरे सामने खड़ी थी और मेरी बातें सुनकर हैरान भी हो रही थी। वो मुझे पकड़कर मेरे कमरे तक ले आई थी। मैं बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गया था। मैं उसी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से भी पता नहीं क्यों आंसू बह रहे थे, जिन्हें साफ करते हुए वो मेरे जूते उतार रही थी। मैं अचानक ही उठकर बैठ गया। मैंने कहा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। वो डरते डरते मुझसे थोड़ा दूर होकर बैठ गई थी। मैंने कहा, देखो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें आज एक और सच्चाई बताने वाला हूँ
और वो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी का इरादा रखता था, अपने किए गई गलती का पश्चाताप करना चाहता था, लेकिन वक्त ने मुझे ये मोहलत ही नहीं दी। ये कहते कहते मैं करिश्मा के करीब सरकता जा रहा था। इस वक्त मैं पूरी तरह नशे में धुत था। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अगले ही पल मैं करिश्मा के बेहद करीब आ चुका था। मैंने उसे पकड़कर अपने करीब कर लिया। वो कहने लगी, विष्णु ये क्या कर रहे हो, दूर हटो मुझसे। लेकिन मैं अपने आप में कहा था, मुझे तो बस करिश्मा दिखाई दे रही थी। वो मुझे झटक कर बेड से खड़ी हो गई थी और उसके साथ साथ मैं भी खड़ा हो गया था। मेरे बाजू अब उसकी कमर के आसपास लिपट चुके थे। मैं इस वक्त बिल्कुल होश में नहीं था। भूल गया था कि करिश्मा मेरी भाभी बन चुकी है। मुझे दिखाई दे रहा था तो बस इतना कि करिश्मा मेरे सामने मौजूद है, और मेरे जज्बात उसके लिए बहकने लगे थे। दिल में दबी मोहब्बत सर उठाने लगी थी। मैं करिश्मा को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ घुमा चुका था। उसके गुलाबी होंठ मेरे होंठों से कुछ ही दूरी पर थे। हम दोनों के दिल की धड़कनें आपस में धड़कने लगी थीं, और इससे पहले कि मेरे लब कुछ शरारत कर जाते, करिश्मा ने मुझे धक्का दिया और चीख चीख कर मेरी माँ को बुलाने लगी। कुछ ही देर में मेरी माँ कमरे में दाखिल हो चुकी थी और मैं भी अब कुछ होश में आ चुका था। करिश्मा माँ के सीने से जा लगी थी और मैं माँ के सामने नजरें उठाने के काबिल भी नहीं था। बेहोशी की हालत में मैं कुछ ज़्यादा ही गलत कर गया था। मेरी माँ सब कुछ समझ चुकी थी और उन्होंने मुझे खींचकर एक थप्पड़ मारा था। मैं कमरे से निकलकर ऊपर छत पर चला आया। सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। अभी कुछ देर पहले जो मैंने करिश्मा के साथ किया था, मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था। और फिर अगली ही सुबह मैं जाने के लिए तैयार था, लेकिन माँ ने मुझे कमरे में बुला लिया और मुझे पता था कि अब वो मेरी क्लास लेंगी, मुझे खूब बुरा भला कहेंगी, और मैं सुनने के लिए तैयार भी था। मैं करिश्मा से भी माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उसके सामने जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। लेकिन माँ ने जो कुछ भी मुझसे कहा था, मैं तो बस आंखें फाड़े माँ को देखता रह गया। मेरी माँ की आंखों में आंसू भरे हुए थे। कहने लगी कि मैंने करिश्मा के साथ बहुत अन्याय किया है। देवांश की कंडीशन ऐसी नहीं कि वो किसी औरत को खुश रख सके। उसकी शादी को 5 महीने हो चुके हैं। करिश्मा और देवांश के बीच अभी तक कोई भी शारीरिक रिश्ता नहीं बना है, और मुझे लगता है ना ही कभी देवांश अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। पहले से उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई है, और मुझे देवांश की हालत देखी नहीं जाती। विष्णु, मेरी तुमसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि तुम करिश्मा से शादी कर लो। माँ की बात सुनकर मैं दंग था। मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ इतना निकला था, माँ, लेकिन ये कैसे मुमकिन है। माँ ने कहा, सब मुमकिन है। मैं देवांश और करिश्मा का तलाक करवा दूंगी और तुम उसे सहारा दोगे। जो कुछ भी हमने उसके साथ गलत किया है उसकी भरपाई करोगे। और मैं भी खुद को रोक नहीं पाया था। मैंने कहा, माँ, करिश्मा के साथ मैंने भी बहुत गलत किया है। और फिर मैंने माँ को उस रात अपने चोर बनने से लेकर और करिश्मा को ढाल बनाने तक की सारी हकीकत बता दी थी। साथ ही मैंने अपनी माँ से माफ़ी भी मांगी थी कि रात में इसलिए बहक गया था क्योंकि मैं शराब के नशे में था। मैं ये भूल गया था कि करिश्मा मेरी भाभी है। बस याद था तो इतना कि करिश्मा मेरी मोहब्बत है। सच्चाई जानकर मेरी माँ और भी खुश हो गई थीं। कहने लगी, तो ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम करिश्मा से मोहब्बत करते हो। मैंने कहा, लेकिन माँ, सबसे पहले मैं करिश्मा की अनुमति चाहता हूँ। अगर उसकी मर्जी है तभी मैं उससे शादी करूँगा, वरना मैं उससे शादी नहीं करूँगा। माँ कहने लगी, वो तो मुझ पर छोड़ दो, मैं करिश्मा से बात कर लूँगी। और फिर अगले ही दिन करिश्मा दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मेरा दिल खुशी के मारे जोरों से उछल रहा था। आज मुझे वो सब कुछ मिल गया था जिसकी चाहत मैंने बड़ी मुद्दत से की थी। और जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो करिश्मा बेड पर बैठने की बजाय कमरे में इधर उधर टहल रही थी। मुझे पता था कि उस पर क्या बीत रही होगी। मैं धीरे से चलता हुआ उसके करीब आ गया। मुझे देखते ही वो शिकवा करने लगी। कहने लगी, पता नहीं भगवान ने मुझे क्यों ये ज़िंदगी दी है। मैं तो बस दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई हूँ। पहले तुमने मुझे अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किया, मुझे कलंकित किया, और मेरे घर वालों ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए एक पागल आदमी से मेरी शादी कर दी। उसके बाद तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे पल्लू से बांध दिया। हालांकि उन्होंने मुझसे मेरी अनुमति ली थी और मैंने हाँ में सर झुका दिया था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने करिश्मा के होठों पर अपनी उंगली रख दी। मैंने कहा, करिश्मा, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है गलत किया है, लेकिन देखो, रात मैं भले ही नशे की हालत में था, लेकिन तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका हूँ।
मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे तब से ही मोहब्बत करने लगा हूँ जब से तुम्हें अपनी ढाल बनाकर तुम्हारे घर से निकला था, और तुमसे शादी करके मैं तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी देना चाहता था। लेकिन इससे पहले ही तुम देवांश भाई की पत्नी बन चुकी थी और मैंने अपने दिल पर पहरे बिठा लिए थे, लेकिन दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकाल नहीं पाया था। करिश्मा, सारी पुरानी बातें दिल से निकाल दो। मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुमसे संभाली नहीं संभाली जाएंगी। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन देखो, भगवान जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। देखो, तुमने जितने भी दुख उठाए हैं उनकी भरपाई भगवान ने सूरत में की है कि तुम्हें इतना चाहने वाला पति दिया है कि तुम अपनी किस्मत पर गर्व महसूस करोगी। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो और मुझे इजाज़त दो कि मैं इस रिश्ते की शुरुआत तुम्हारी मर्जी से कर सकूं। करिश्मा भी शायद अब हालात की चक्की में पिस पिस कर थक चुकी थी। उसने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और अपना सर मेरे कंधे पर टिका दिया था, और मैंने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। उसके माथे को चूमते हुए मैंने उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया था। आंखों में शरारत भरकर मैंने करिश्मा से कहा, अच्छा, आज तो नहीं चीखोगी ना, जैसे कल रात चीखी थी। मेरी बात पर वो एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी थी और उसकी हंसी के जल तरंग पूरे कमरे में बज उठे थे। दुखों के बादल छट गए थे और अब करिश्मा के चेहरे पर वही चमक लौट आई थी जो मैं देखने की तमन्ना रखता था। मैंने पूरी शिद्दत और चाहत से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत की थी। मैंने करिश्मा को इतनी मोहब्बत दी कि वो अपने पुराने सारे दुख भूल गई थी। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए अपनी मोहब्बत का जश्न मना रहे थे और दरो दीवार भी हमारी मोहब्बत पर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी विष्णु और करिश्मा के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए आप मुझे अपने नाम नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आऊँगी। लेकिन दोस्तों, आपको अपनी स्टोरी के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा और मुझे मेरी नई स्टोरी पर आकर याद भी दिलाना होगा, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे पहले किसकी स्टोरी लानी है, तो इसीलिए याद दिलाना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली नई स्टोरी में।